नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा टॉपिक होने वाला है दिल्ली सल्तनत का महत्वपूर्ण वंश तुगलक वंश। इससे पिछली वीडियो में हम अपना खिलजी वंश और गुलाम वंश कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार पिछली वीडियो देखो। अब शुरू कर लेते हैं इसमें पहला क्वेश्चन। तो तुगलक वंश का जो पहला क्वेश्चन है इसमें दिया गया है, दिल्ली के किस वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक जो शासन किया है ये तुगलक वंश द्वारा किया गया है। कब से कब तक शासन किया है तो याद रखना 1320 से 1414 तक तुगलक वंश रहे हैं जो सबसे अधिक थे। अगर पूछा जाए सबसे कम समय तक किसने शासन किया है तो याद रखना खिलजियों द्वारा सबसे कम समय तक शासन किया गया है, 1290 से 1320 तक। सही है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक किस वंश ने शासन किया है तो याद रखना खिलजी वंश ने, और सबसे अधिक समय तक तुगलक वंश ने। सही है, याद रखना। अगर पूछा जाए किस वंश के शासक सबसे कम रहे हैं तो याद रखना लोदी में सबसे कम शासक रहे हैं। कितने थे? 3 थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सही है, लोदी में सबसे कम शासक थे। अगर बात करते हैं सबसे अधिक शासक किस वंश में रहे तो गुलाम। कितने शासक थे? 11 शासक है। अगर शासकों के आधार पर छोटा बड़ा पूछा जाता है तो गुलाम वंश में सर्वाधिक थे, जबकि लोदी में सबसे कम थे। अगर पूछा जाएगा सर्वाधिक समय तक तो तुगलक, और सबसे कम समय तक खिलजी। सही है, तो याद रखने। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, तुगलक वंश की स्थापना सन 1320 में किसके द्वारा की गई थी या किसने की थी। तो तुगलक वंश का जो संस्थापक था गियासुद्दीन तुगलक, तुगलक वंश का संस्थापक था। क्लियर है, याद रखना। ये करता क्या, खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन सही है, खुसरो शाह की हत्या कर देता है और तुगलक वंश को स्थापित कर देता है। सही है, तो तुगलक वंश को किसके द्वारा स्थापित किया गया है तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक। और ये किसे मार देता है तो याद रखना खिलजी वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन खुसरो शाह को मार देता है। और आप ये भी याद रखना कि खिलजी वंश का अंत किसके द्वारा किया गया है, ये भी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा ही किया गया था। सही है, उसके बाद नेक्स्ट गयासुद्दीन तुगलक से जो सबसे महत्वपूर्ण चीज आपको याद रखनी है कि दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण प्रारंभ करने वाला, कुओं का निर्माण प्रारंभ करने वाला, कोमा पुल बनाने वाला पहला शासक। ठीक है, दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण, कुओं का निर्माण और पुलों का निर्माण करने वाला पहला शासक कौन था तो याद रखना गयासुद्दीन तुगलक था। और उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो पॉइंट है इसके बारे में याद रखना है कि दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला, दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक कौन है, ये भी आपका गयासुद्दीन तुगलक है। जबकि दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला पहला जो शासक था अलाउद्दीन था। सही है, तो आक्रमण करने वाला तो अलाउद्दीन था, लेकिन दक्षिण भारत को दिल्ली सल्तनत में मिलाने वाला पहला शासक कौन है, गयासुद्दीन तुगलक था। और ये याद रखना, अगर पूछा जाए कि दक्षिण भारत को जब दिल्ली में मिलाया गया इसकी जानकारी कहां से मिलती है तो एक अभिलेख है राजमुंद्री अभिलेख, जो कहां पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। इससे दक्षिण के दिल्ली में मिल जाने की जानकारी प्राप्त होती है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, तुगलक वंश की स्थापना गयासुद्दीन तुगलक ने किस वंश को समाप्त कर की थी। अभी इसके बारे में बात किया हमने कि तुगलक वंश की जो स्थापना की गई है 1320 में किस वंश का अंत किया गया था, खिलजी वंश का अंत किया गया था। और खिलजी वंश का जो अंतिम शासक था उसका नाम नासरुद्दीन खुसरो शाह था। सही है, तो याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन देख लेते हैं, तुगलकाबाद नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो तुगलकाबाद नगर की स्थापना दिल्ली में किसके द्वारा की गई थी तो याद रखना ये की गई है गयासुद्दीन तुगलक द्वारा। अब आपको जो याद रखना है, ये याद रखना कि ये जो शहर है तुगलकाबाद जो बसाया गया था किस शैली में है
तो ये याद रखना, ये रोमन शैली में निर्मित है। उसके बाद इसे किस नाम से जाना जाता है, तो याद रखना 56 कोट या 56 दुर्ग के नाम से तुगलकाबाद को जाना जाता है। इसी तुगलकाबाद नगर में एक किला है, ठीक है, किले का नाम तुगलकाबाद महल है। तुगलकाबाद महल है, जिसका आकार कैसा है तुगलकाबाद महल का, तो याद रखना मिस्र के पिरामिड के जैसा है। तो मिस्र के पिरामिड के जैसा भारत में कौन सा महल है, तो याद रखना तुगलकाबाद मिस्र के पिरामिड के जैसा है। किसके द्वारा बनाया गया था, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दिया गया है। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी का प्रचलन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना टोकन करेंसी का जो प्रचलन था ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी का प्रारंभ किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट याद रखना कि जो सांकेतिक मुद्रा या टोकन करेंसी है ये इसने कहां से ली थी, तो ये चीन से ली थी, क्योंकि उस समय चीन के एक शासक थे, उनका नाम याद रखना कुबलई खां, इनके द्वारा प्रारंभ की गई थी। तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा की प्रणाली कहां से ली थी, चीन से, और चीन के शासक कौन थे, कुबलई खां थे। उसके बाद अगर पूछा जाए कि सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ कब की गई थी, तो ये याद रखना 1329 में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा सांकेतिक मुद्रा प्रारंभ की गई थी। और इसके द्वारा चलाई गई जो मुद्रा थी उसमें याद रखना एक सिक्का था सोने का, जिसे क्या बोला जाता था, दिनार। तो सोने का दिनार किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक। और उसके बाद एक चांदी का सिक्का था जिसका नाम था अदली। तो याद रखना चांदी का अदली और सोने का दिनार किसके द्वारा चलाया गया था, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा चलाया गया था। जबकि इसकी जो प्रथा थी सांकेतिक मुद्रा चलाने की, ये असफल रही थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कुतुब मीनार की अंतिम या 5वीं मंजिल का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो कुतुब मीनार के बारे में याद रखना इसकी 5वीं मंजिल, जबकि आपको यह पता है कि कुतुब मीनार का वास्तविक नाम क्या है, विष्णु स्तंभ कुतुब मीनार का वास्तविक नाम है। ठीक है, अगर पूछा जाए विष्णु स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में एक महान व्यक्ति रहते थे जिनका नाम है बरहा मिहिर। सही है, नाम क्या है, बरहा मिहिर। इनके द्वारा विष्णु स्तंभ बनाया गया था। उसके बाद कुछ समय बाद जब मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रमण करते हैं तो कुतुबुद्दीन ऐबक विष्णु स्तंभ को तोड़वा देता है और उसके स्थान पर क्या बना देता है, कुतुब मीनार बनवा देता है। जबकि जो नींव रखी गई थी वो आज भी नींव विष्णु स्तंभ के लिए रखी गई थी। ठीक है, नींव बनी हुई थी, उसके ऊपर को कुतुब मीनार बना दी गई, जबकि बनाया क्या जा रहा था, विष्णु स्तंभ बनाया जा रहा था। सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात कर लेते हैं कुतुब मीनार के कार्य को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद इल्तुतमिश द्वारा इसके कार्य को कंप्लीट किया गया और मंजिल कितना थी, तो याद रखना 4 मंजिला थी। उसके बाद अगर पूछे कुतुब मीनार किसकी बनी है, तो कहना लाल बलुआ पत्थर की कुतुब मीनार बनी हुई है। सही है, कुतुब मीनार से क्वेश्चन आते रहते हैं कि कुतुब मीनार के योगदान में दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो उसका नाम याद रखना सिकंदर लोदी। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक होता है जो कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान देता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, बहुत महत्वपूर्ण है। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो तुगलक वंश का अंतिम शासक नासरुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था, नासरुद्दीन तुगलक या नासरुद्दीन मोहम्मद शाह था। सही है, उसके बाद नेक्स्ट नासरुद्दीन मोहम्मद शाह के समय सबसे महत्वपूर्ण या सबसे बड़ी घटना, तो याद रखना 1398 में
तैमूर लंग का आक्रमण थी। सही है, तैमूर लंग का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखें, तुगलक वंश के अंतिम शासक नासरुद्दीन महमूद शाह नासरुद्दीन तुगलक के समय था। और पूछा जाता है कि तुगलक वंश का अंत किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखना, तैमूर लंग द्वारा तुगलक वंश का अंत कर दिया जाता है। सही है, ये जो आपका तैमूर लंग है, इसे ईरान का नेपोलियन भी बोलते हैं और भाग्यशाली स्वामी बोलते हैं। अगर पूछा जाए तैमूर लंग भारत कितने दिन रहा था? तो तैमूर लंग भारत 15 दिन तक रहा था। और इसका मेन भारत में आने का उद्देश्य क्या था? तो याद रखना, भारत में आने का उद्देश्य धन लूटना था। ये धन लूटने के उद्देश्य से भारत आया था। उसके बाद अगर पूछा जाए कि जिस समय तैमूर लंग आया था, तो इसके समय उसका वजीर कौन था? तो इसके वजीर का नाम याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है, इकबाल इसका वजीर था। इस इकबाल को तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण करने के बाद दिल्ली अपने वजीर अर्थात इकबाल को दे देता है। जबकि जब आक्रमण करता है तो उस समय इसका सेनापति जो होता है उसका नाम है खिज्र खां। तो सेनापति होता है खिज्र खां। इसे कौन सा प्रांत दिया जाता है? तो याद रखें, खिज्र खां को लाहौर और मुल्तान का क्षेत्र दे दिया जाता है। उसके बाद तैमूर लंग को 15 दिन के बाद यहां से चला जाता है। उसके बाद जो इसका वजीर होता है इकबाल और जो इसका सेनापति होता है खिज्र खां, इन दोनों के बीच आपस में मतभेद हो जाता है। खिज्र खां इकबाल को हरा देता है और दिल्ली पर अधिकार कर लेता है और नया वंश खिज्र खां स्थापित करता है, सैयद वंश। ठीक है, तो ये इनका टोटल अपना एक कॉन्सेप्ट था, आप याद रखना। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अगर पूछा जाए कि तैमूर लंग कहाँ का था? तो याद रखना, ये समरकंद का रहने वाला था। सही है, तैमूर लंग कहां से आया था? तो कहना समरकंद का था। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, दीवाने कोही नामक कृषि विभाग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण विभाग था दीवान ए कोही, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो ये याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा दीवाने कोही कृषि विभाग प्रारंभ किया गया था। अगर पूछा जाए दीवाने कोही कृषि विभाग कब प्रारंभ किया गया था? तो याद रखना, ये प्रारंभ किया गया था 1326 में। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण सिक्का है, सिक्कों से क्वेश्चन आते हैं। अगर पूछा जाए ससगनी नामक सिक्का किसके द्वारा चलाया गया था? तो ससगनी नामक सिक्का चलाया गया था आपका एफएसटी द्वारा। जबकि सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी मोहम्मद बिन तुगलक था। और यहाँ पूछा गया ससगनी सिक्का किसके द्वारा? फिरोज शाह तुगलक द्वारा ससगनी सिक्का चलाया गया था। सही है, उसके बाद नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक के बारे में जो याद रखना है कि फिरोज शाह तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला शासक होता है जो 2 बार अपना राज्याभिषेक कराता है। तो 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला पहला शासक कौन है? उसका नाम याद रखना, फिरोज शाह तुगलक है। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश का ज्वाला देवी मंदिर तुड़वाया था। सही है, तो 2 मंदिर तुड़वाए गए थे। तो याद रखना, उड़ीसा का जगन्नाथ मंदिर और हिमाचल प्रदेश का ज्वाला देवी मंदिर किसके द्वारा तुड़वाया गया था? तो याद रखना, फिरोज शाह तुगलक द्वारा तुड़वाया गया था। सही है, उसके बाद ये क्वेश्चन तो पता ही है कि आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सुल्तान का पहला शासक, ये भी आपका फिरोज शाह तुगलक है। तो देखो पहले पहले कार्य क्या है? एक तो याद रखना, 2 बार राज्याभिषेक कराने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक, आत्मकथा लिखने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला शासक फिरोज शाह तुगलक है। सही है, जबकि सिक्का कौन सा था इसका? ससगनी सिक्का था। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से किस सुल्तान का वास्तविक नाम मलिक गाजी था, या किसे गाजी मलिक के नाम से जाना
जाता है तो याद रखना गाजी मलिक जो नाम था वो गयासुद्दीन तुगलक का था। सही है। और गाजी का अर्थ होता है काफिरों का नाश करने वाला, क्योंकि गयासुद्दीन तुगलक क्या होता है, मंगोलों के आक्रमण को असफल करता है और उससे प्रसन्न होकर ये कौन सी उपाधि लेता है, तो गाजी की लेता है। और ये जो उपाधि इसे दी गई थी किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखना अलाउद्दीन खिलजी द्वारा ये उपाधि से दी गई थी, जो इसमें दिया गया है कि इसका वास्तविक नाम क्या था, गाजी मलिक। तो मलिक नाम था, गाजी की तो उपाधि दी गई थी गयासुद्दीन तुगलक को। तो ये किसके द्वारा दी गई थी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। क्यों दी गई थी, क्योंकि ये मंगोलों के आक्रमण को असफल कर देता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो दिया गया है, इसमें दिया गया है आधा मतलब 1/2 है और दूसरे का नाम है बिक। अधय और बिक, बिक होता है 1/4। सही है। तो आधा आधा और बिक नामक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, तो अधय और बिक नामक सिक्के चलाए गए थे आपके एफएसटी द्वारा, अर्थात फिरोज शाह तुगलक द्वारा। कौन कौन से सिक्के चलाए गए थे, अधय और बिक सिक्के चलाए गए थे। जबकि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों का नाम याद रखना। अगर पूछा जाए सोने का तो सिक्का था दिनार, और पूछा जाए चांदी का तो सिक्का था दिल्ली। सही है। चांदी का अदली, सोने का दिनार, इसके द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। और अधय और बिक सिक्के किसके द्वारा चलाए गए थे, फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाए गए थे। सही है। फिरोज शाह तुगलक को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, आप इसका वास्तविक नाम याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम क्या था, कमालुद्दीन फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम था। सही है। जबकि इसे आदर्श सुल्तान कोमा दिल्ली सल्तनत का इंजीनियर और राज्य का, बहुत महत्वपूर्ण है, राज्य का अपहरण करता, क्या बोलते हैं, राज्य का अपहरण करता भी बोला जाता है। किसे बोला जाता है, तो दिल्ली सल्तनत में राज्य का अपहरण करता बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, याद रखना ये इसके उपनाम भी है और वास्तविक नाम क्या है इसका, कमालुद्दीन है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, सर्वप्रथम सिंचाई के लिए, देखो सर्वप्रथम पूछा है, सर्वप्रथम सिंचाई के लिए नहरों और कुओं का निर्माण करने वाला अगर आता है तो सर्वप्रथम आया है तो हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक, क्योंकि ये पूछा गया सर्वप्रथम। अगर होता सर्वाधिक नहरों का निर्माण तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक है, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक सर्वाधिक नहरों का निर्माण करता है और एक सिंचाई कर लेता है जिसका नाम होता है हब ए सर्व। तो हब ए सर्व एक सिंचाई करता किसके द्वारा लिया गया था, फिरोज शाह तुगलक, क्योंकि सर्वाधिक नहरों का निर्माण कराता है फिरोज शाह तुगलक। जबकि पहली नहरों का निर्माण किसके द्वारा कराया गया है, गयासुद्दीन तुगलक द्वारा कराया गया है। सही है, याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दीवाने बंदगान अर्थात दास विभाग। दीवाने बंदगान एक दास विभाग था जिसका जो प्रारंभ किया गया था किसके द्वारा किया गया था, फिरोज शाह तुगलक। सही है, क्योंकि सर्वाधिक गुलाम इसी के पास होते हैं फिरोज शाह तुगलक, तो उन गुलामों पर नजर रखने के लिए एक विभाग चलाता है जिसका नाम है दीवाने बंदगान, उसे क्या कहते थे, दास विभाग। किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के अन्य नाम तो याद रखना, इसके अन्य नाम में आते हैं कल्याणकारी शासक। कल्याणकारी शासक किसे बोला गया है, तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक को बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट अन्य नाम, इसे निरंकुश शासक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, निरंकुश शासक भी इसे बोले जाता है। राज्य का अपहरणकर्ता भी यही है, उसके बाद इंजीनियर भी यही है और आदर्श सुल्तान भी फिरोज शाह तुगलक ही है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इनके उपनाम बहुत महत्वपूर्ण है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट है वो याद रखना। क्वेश्चन आ गया है डाक व्यवस्था का प्रचलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, या डाक प्रणाली को पूर्णतः व्यवस्थित किसने किया था। तो याद रखना, अगर पूछा जाए डाक व्यवस्था को पूर्णतः किसने व्यवस्थित किया था, तो ये किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। सही। डाक व्यवस्था के तौर पर ये इब्न बतूता को 1300
42 में कहां भेजता है? चीन भेजता है। जबकि इब्न बतूता चीन नहीं पहुंच पाता है, वह सिंधु नदी में उसकी नाव पलट जाती है और वो फिर वापस आ जाता है। सही है, तो ये याद रखना। अगर पूछा जाए डाक प्रणाली जो व्यवस्थित रूप से देखने को मिलती है, किसके समय देखने को मिलती है? मोहम्मद बिन तुगलक के समय देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इसके नाम याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक को किस किस नाम से जाना जाता है? इसे पागल सुल्तान के नाम से जाना जाता है। उसके बाद दिल्ली सल्तनत का रक्त पिपासु शासक किसे बोला गया है? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है। उसके बाद अभागा शासक किसे बोला गया है? तो अभागा शासक बोला गया मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि ये जो भी कार्य करते थे इसके कार्य असफल हो जाते थे। उसके बाद नेक्स्ट इसके अन्य नाम, काफिर काफिर सुल्तान किसे बोला गया है? तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक को काफिर सुल्तान बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट इसे बोला गया है आपका स्वपनशील शासक। स्वपनशील शासक किसे बोला? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है। उसके बाद नेक्स्ट ये धार्मिक कार्य भी करता था, इसी कारण इसे बोला गया है सांस्कृतिक शासक। तो सांस्कृतिक शासक किसे बोला गया है? मोहम्मद बिन तुगलक को बोला गया है। अब देखो इनके कितने सारे नाम हैं, सही है, याद रखना। सांस्कृतिक शासक, पागल सन की सुल्तान, रक्त पिपासु, अभागा शासक, उसके बाद काफिरों का सुल्तान, उसके बाद स्वपनशील शासक। ये सब किसके नाम है? ये सब मोहम्मद बिन तुगलक के नाम है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट सृष्टि का आश्चर्यकर्ता भी इसे बोला जाता है और विरोधाभास का मिश्रण भी इसे ही बोला जाता है। बहुत सारे नाम है इसके मोहम्मद बिन तुगलक के। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? अच्छा क्वेश्चन, इसका वास्तविक नाम क्या था? ये इसका मूल नाम था जूना खां। तो मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम था जूना खां, या इस तरह से आ जाता है ये जोना खां। सही है, जूना खां ही जोना खां है, मोहम्मद बिन तुगलक ही जूना खां है। सही है, नाम याद रखना। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? जूना खां। उसके बाद नेक्स्ट अगर ये पूछा जाए इसके पिताजी द्वारा इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? तो इसके पिताजी द्वारा इसे दुनिया का खान कहा गया था। ठीक है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को दुनिया का खान किसने कहा था? तो याद रखना इसके पिताजी गयासुद्दीन तुगलक द्वारा इसे दुनिया का खान कहा गया था। सही है, उसके बाद नेक्स्ट हिंदू के त्योहारों में भाग लेने वाला शासक होता है, क्योंकि ये होली में भाग लेता है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट इसके दरबार में हिंदू व्यक्ति रहते थे, जिसमें राज शेखर और जैन आचार्य जिन प्रभा बहुत महत्वपूर्ण है। जिन प्रभा ऐसे शासक थे जिनसे मोहम्मद बिन तुगलक विचार विमर्श करता था। इसी विचार विमर्श के कारण, ठीक है, इसे काफिर सुल्तान बोला जाता है, क्योंकि वो हिंदू बौद्ध या जैन के जो विद्वान होते थे उनसे विचार विमर्श करता था। इसी कारण इसे क्या बोला गया है? काफिर सुल्तान बोला गया है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया अपना दीवाने खैरात अर्थात खैराती अस्पताल। दीवाने खैरात नामक खैरात दान दिया जाता है, याद रखना। दीवाने खैरात अर्थात दान विभाग किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो दीवाने खैरात प्रारंभ किया गया था ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सही, दीवाने खैरात खैराती अस्पताल था, ये किसके द्वारा दान विभाग था? तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। सही है, उसके बाद नेक्स्ट जो हम इसके बारे में पढ़े थे फिरोज शाह तुगलक के बारे में कि 2 बार राज्याभिषेक कराता है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट सबसे महत्वपूर्ण अगर ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान ने जल घड़ी बनाई थी, ठीक है, या किसके समय जल घड़ी देखने को मिलती है, तो इसका आंसर क्या होता है? फिरोज शाह तुगलक होता है। और इसके द्वारा कौन सा सिक्का चलाया गया था? ससगनी नामक सिक्का चलाया गया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से इब्न बतूता किसका दरबारी कवि था? तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में आया था? तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के काल में।
और इसका ही क्या था, याद रखना, इसका दरबारी कवि था। अब देख लेते हैं इब्न बतूता से महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूछा जाए कि इब्न बतूता भारत कब आया था, तो याद रखना 1333 में ये भारत आया था। सही है। उसके बाद 1337 में मोहम्मद बिन तुगलक इसे अपना काजी के पद पर नियुक्त कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक ही इसे 1342 में अपना दूत बनाकर कहां भेजता है, चीन भेजता है। ठीक है। तो इब्न बतूता किसके शासनकाल में चीन जाने की योजना बनाता है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के दोस्त होते हैं एक चीन के शासक होते हैं जिसका नाम है तोमती मूर। सही है। तोमती मूर चीन के शासक होते हैं जो मोहम्मद बिन तुगलक के मित्र थे। सही है। और इसी तोमती को मोहम्मद बिन तुगलक ने एक उपाधि दी थी, उपाधि का नाम है अजीज। सही है, अर्थात प्रिय। तो अजीज की उपाधि मोहम्मद बिन तुगलक ने किसे दी थी, तो याद रखना चीन के शासक तोमती मूर को दी थी। और इनसे मिलने के लिए ही ये आपका इब्न बतूता को चीन भेजता है। सही है, तो ये याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट इब्न बतूता के बारे में जो अन्य चीजें याद रखनी है कि रहेला इसकी पुस्तक है, बहुत महत्वपूर्ण है, जो किस भाषा में है, अरबी भाषा में। कई बार एग्जाम में पूछी गई है, किस भाषा में, अरबी भाषा में। अन्य पुस्तक सफरनामा। सही है। तो रहेला और सफरनामा किसकी पुस्तकें हैं, इब्न बतूता की है। किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया था। अगर पूछा जाए इब्न बतूता कहाँ का रहने वाला था, तो ये मोरक्को का निवासी था। सही है। इब्न बतूता से क्वेश्चन बनते हैं, याद रखना। एक क्वेश्चन पढ़ो, सारे कंप्लीट करो, काम खत्म। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति इब्न बतूता की है, अर्थात एक रचना है। बात कर चुके हैं, रहेला किसकी रचना है, इब्न बतूता। और दूसरी का नाम याद रखना सफरनामा। सफरनामा और रहेला किसकी है, इब्न बतूता की महत्वपूर्ण कृतियां हैं। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मंगोलों को पराजित करने के कारण किसने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी की उपाधि धारण की थी। तो इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, इसके बारे में यही पढ़ा था। इसका बचपन का नाम क्या था, गाजी मलिक। तो किसकी बात हो रही है आपकी, मंगोलों को पराजित करने के कारण किसने गयासुद्दीन तुगलक को गाजी की उपाधि दी थी, तो ये दी गई थी अलाउद्दीन खिलजी द्वारा गयासुद्दीन तुगलक को गाजी की उपाधि दी गई थी। और ये याद रखना कि गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन की सेना में कार्य कर चुका होता है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, दारुल सफा नामक निशुल्क चिकित्सालय किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, तो ऐसे कार्य किए गए थे फिरोज शाह तुगलक द्वारा। तो याद है, दारुल सफा नामक निशुल्क चिकित्सालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट फिरोज शाह तुगलक द्वारा अन्य कार्य जो किए गए हैं, तो याद रखना ये दिल्ली सल्तनत में लोक निर्माण विभाग, दिल्ली सल्तनत में लोक निर्माण विभाग जिसे क्या बोलते हैं, पीडब्ल्यूडी, किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, लोक निर्माण विभाग। तो ये भी किया गया था फिरोज शाह तुगलक द्वारा, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक द्वारा कितने नगर बसाए गए थे, 300 नगर बसाए गए थे। उसके बाद नेक्स्ट 1200 बाग लगाए गए थे। सही है। तो इसके बारे में ये चीजें याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन क्या है, मोरक्को यात्री, इसके बारे में बात कर चुके हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। बाकी जो मोरक्को के यात्री के बारे में, इब्न बतूता के बारे में दिया गया है, वो हम सब पढ़ चुके हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा फतवात ए फिरोज शाही नाम से लिखी थी। तो दिल्ली सल्तनत में आत्मकथा की परंपरा शुरू करने वाला या आत्मकथा को शुरू करने वाला या आत्मकथा लिखने वाला पहला व्यक्ति सब कौन होता है, फिरोज शाह तुगलक है। और इसकी जो आत्मकथा है कौन सी भाषा में है, तो याद रखना ये
फारसी भाषा में आत्मकथा है। सही है, ये 2 बार राज्याभिषेक भी कराता है, ये भी याद रखना है। उसके बाद इसके अलावा जो क्वेश्चन आता है कि इसने 24 करों को समाप्त कर देता है। ठीक है, कि किसके द्वारा 24 कर समाप्त कर दिए गए थे, तो याद रखना फिरोज शाह तुगलक द्वारा 24 कर समाप्त कर दिए गए थे और इसके स्थान पर जजिया, जकात, खुम्स और खराज 4 कर लिए थे। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण कर है। जजिया, जकात, खुम्स, खराज नामक कर किसके द्वारा प्रारंभ किए गए थे, तो प्रारंभ तो पहले से थे, लेकिन ये 24 जो कष्टदायक कर थे इन्हें समाप्त कर देता है। इनके स्थान पर सिर्फ ये 4 लागू कर देता है कि बस 24 में से 4 बचे रहेंगे। जजिया जो लिया जाता था गैर मुसलमानों से, जकात ये लिया जाता था मुसलमानों से। ठीक है, तो ये याद रखना कि जकात कर किससे लिया जाता था, तो ये मुस्लिमों से लिया जाता था, जबकि जजिया गैर मुसलमानों से लिया जाता था। उसके बाद अगर पूछा जाए लूट का माल, तो लूट का माल होता था खुम्स। ठीक है, खुम्स कैसा कर था, तो याद रखना ये लूट का माल होता था। उसके बाद अगर पूछा जाए कभी खराज क्या था, तो ये लिखना गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। सही है, बहुत महत्वपूर्ण है, ये याद रखना। देखो जजिया तो लगभग सभी को पता है कि जजिया कर था कि गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर जजिया है। जकात कर क्या था, मुसलमानों से लिया जाने वाला कर। खुम्स क्या था, तो कहना लूट का माल। अगर पूछा है खराज क्या था, तो कहना गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर। सही, तो याद रखना। उसके बाद अगर कभी क्वेश्चन ये पूछा जाता कि वर्तमान में जजिया, जकात, खुम्स, खराज में से कौन सा ऐसा कर है जो आज भी वसूला जाता है, तो याद रखना जकात ऐसा कर है जो आज भी मुसलमानों से ये लिया जाता है, लेकिन यह थोपा नहीं जाता कि आपको देना ही है। ये व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है कि जकात देना चाहता है तो दे दे, नहीं देना चाहता तो मत। ठीक है, तो ये याद रखना फिरोज शाह तुगलक से। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को किस वर्ष दूत के रूप में चीन भेजा था। बात कर चुके हैं कि चीन कब जाएगा, ये 1342 में जाएगा। और उसके बाद होगा क्या, सिंधु नदी में मोहम्मद बिन तुगलक जब इसे भेजता है इब्न बतूता को, तो सिंधु नदी में इब्न बतूता की नाव पलट जाती है और ये चीन नहीं पहुंच पाता, ये वापस आ जाता है। सही है, उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दीवाने इस्तिहाक अर्थात पेंशन विभाग। ठीक है, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो पेंशन विभाग प्रारंभ की गई है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सही है, दीवाने इस्तिहाक पेंशन विभाग का किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा प्रारंभ किया गया था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली का सुल्तान बनने से पहले गयासुद्दीन तुगलक कहाँ का सूबेदार था। अगर पूछा जाए गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, सबसे पहले नहरों का निर्माण कराया गया था इसी के द्वारा और इसने तुगलकाबाद नगर बसाया था। इसी ने तुगलकाबाद महल बनाया था जो मिस्र के पिरामिड की कॉपी है। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा गया कि गयासुद्दीन तुगलक शासक बनने से पहले कहाँ का सूबेदार था, तो याद रखना पंजाब का सूबेदार था। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है निम्नलिखित में से किस सुल्तान को दिल्ली सल्तनत का अकबर कहा जाता है। बहुत महत्वपूर्ण है, या सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है, तो ये कहा जाता है एफएसटी को अर्थात फिरोज शाह तुगलक को। ठीक, इनके नाम है, ये पूछे जाते हैं, आप याद रखना। जैसे पागल सन की रक्त पिपासु मोहम्मद बिन तुगलक के नाम है। अगर इस तरह से पूछे जाते हैं दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे कहते हैं, तो ये याद रखना, ये बोला जाता है फिरोज शाह तुगलक को। ठीक है, अगर ये पूछा जाए कि इसे दिल्ली सल्तनत का अकबर किस व्यक्ति ने बोला है, तो एक व्यक्ति है, बहुत बड़े इतिहासकार थे, उनका नाम याद रखना, हेनरी इलियट। हेनरी इलियट द्वारा दिल्ली सल्तनत का अकबर किसे बोला गया है, फिरोज शाह तुगलक को बोला गया है। सही है, उसके बाद नेक्स्ट इसे ही क्या बोला गया है, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान बोला गया है। अगर पूछा जाए कि फिरोज शाह तुगलक को दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान किसने बोला है,
तो याद रखना जियाउद्दीन बर्नी द्वारा बोला गया है। सही है, जियाउद्दीन बर्नी की बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं आती हैं, उनकी रचनाओं का नाम याद रखना कि जियाउद्दीन बर्नी की जो रचना है उनका नाम क्या है? तारीख ए फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसकी रचना है? तो याद रखना जियाउद्दीन बर्नी की है। उसके बाद इससे अलग एक और रचना है फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी किसकी रचना है? जियाउद्दीन बर्नी की। अगर पूछा जाए जियाउद्दीन बर्नी किसके दरबार में रहते थे तो याद रखना ये किसके दरबार में रहते थे? फिरोज शाह तुगलक के दरबार से संबंधित है। सही है। उसके बाद आपको ये भी याद रखना कि जियाउद्दीन बर्नी ही ऐसे व्यक्ति हैं जो कि मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना करेंगे। सही है, तो मोहम्मद बिन तुगलक की आलोचना किसके द्वारा की गई थी? तो याद रखना जियाउद्दीन बर्नी द्वारा की गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, आमिर ए सादो की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो याद रखना आमिर ए सादो की नियुक्ति करने वाला पहला सुल्तान था फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि अगर पूछा जाए दिल्ली सल्तनत में जलघड़ी तो भी कौन होगा? फिरोज शाह तुगलक। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्न शासकों में से किसके दरबार में याद रखना मलिक गाजी सहना नामक वास्तुकार संबंधित था? तो याद रखना मलिक गाजी सहना नामक वास्तुकार जो संबंधित था ये भी आप फिरोज शाह तुगलक के दरबार से ही संबंधित है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो दिए गए सब क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उससे अलग के जो फैक्ट हैं वो बता दिए जाते हैं। इब्न बतूता को मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का कौन सा पद दिया था? तो दिल्ली का तो काजी बनाया था। इसमें क्या लिखा है? गाजी लिखा है। सही है, दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, ये आंसर होगा। सही है। कहां से आया था? मोरक्को से 1333 में। बहुत महत्वपूर्ण आक्रमण आ गया। तैमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग ने भारत पर जो आक्रमण किया था ये क्या था? 1398 में। ठीक है, किस समय आक्रमण करता है? 1398 में तैमूर लंग आक्रमण कर देता है। इसे क्या बोलते हैं हम? तैमूर लंग को याद रखना क्या बोलते हैं? ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन किसे बोला जाता है? ठीक है, आप याद रखना तैमूर लंग को बोला जाता है। उसके बाद और क्या बोला जाता है इसे? भाग्यशाली स्वामी। ठीक है, भाग्यशाली भविष्य का स्वामी किसे बोला गया? ये भी तैमूर लंग को बोला गया है। कितने दिन रहा था भारत या दिल्ली? तो कहना 15 दिन रहा था। अगर पूछा कहां से आया था तो याद रखना ये समरकंद से आया था। सही है। उद्देश्य क्या था यहां आने का? धन लूटना इसका उद्देश्य था। जिस समय ये यहां पर आक्रमण करता है तो उस समय दिल्ली का शासक कौन होता है? तो नाम याद रखना नासरुद्दीन तुगलक होता है। सही है, इसे ये हरा देता है। उसके बाद जो दिल्ली का प्रशासन है, ठीक है, किसे दे देता है? अपने वजीर इकबाल को दे देता है। और लाहौर और मुल्तान किसे दे देता है? अपने सेनापति खिज्र खां को दे देता है। ठीक है, तैमूर लंग से क्वेश्चन बनते हैं, इसके बाहर कोई तैमूर लंग से क्वेश्चन नहीं आने वाला। एक क्वेश्चन पढ़ो कंप्लीट खत्म। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है तैमूर लंग ने भारत पर किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? नासरुद्दीन तुगलक, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह, यही है। ठीक है, नासरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक इसका पूरा नाम है। इसी के शासनकाल में तैमूर लंग का आक्रमण होता है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दिया गया है, दिल्ली सल्तनत का सबसे महान एवं कल्याणकारी शासक, जितने भी कल्याणकारी शासक थे हम इसके बारे में पूरा पढ़ चुके हैं कि दिल्ली का कल्याणकारी शासक किसे बोला है? जो कल्याण करता है? फिरोज शाह तुगलक। निरंकुश शासक किसे बोला जाता है? फिरोज शाह तुगलक। राज्य का अपहरण करता? फिरोज शाह तुगलक। इंजीनियर शासक? फिरोज शाह तुगलक। आदर्श सुल्तान? फिरोज शाह तुगलक। वास्तविक नाम पूछा जाए तो कमालुद्दीन। कितनी बार राज्याभिषेक कराया था? तो कहना 2 बार राज्याभिषेक कराया था। एक सिंध में कराता है और एक दिल्ली पर आने के बाद कराता है।
उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शासक सार्वजनिक रूप से हिंदू त्योहारों में भाग लेता था? तो एमबीटी एक ऐसा शासक था जो हिंदू त्योहारों में भाग लेता था और विशेषकर होली के त्योहार में। सही है, तो होली का त्योहार मनाने वाला अगर पूछा जाए मुस्लिम शासक तो मोहम्मद बिन तुगलक था। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक ही ऐसा व्यक्ति था जिसने योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया था। तो ये हिंदू या मुस्लिम या बौद्ध जैन नहीं देखता था, ये देखता था कि व्यक्ति अगर योग्य है तो उसे अच्छा पद दे दिया जाएगा। तो याद रखें योग्यता के आधार पर पद बांटने वाला कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद नेक्स्ट मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट याद रखने कि दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य किसका था? तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का था। ये आपका 23 प्रांतों का शासक था। ठीक है, इसका जो क्षेत्र था वो आपका औरंगजेब और मुगलों से भी बड़ा था। ठीक है, क्योंकि मुगल जो औरंगजेब होते हैं वो 21 प्रांतों का मालिक होता है और ये कितने का था? ये 23 प्रांतों का मालिक था। ठीक है, लेकिन इसी के बाद सबसे बड़ा साम्राज्य होता है मोहम्मद बिन तुगलक का, लेकिन देखिए इसी ही के बाद क्या हो जाता है? दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा साम्राज्य तो मोहम्मद बिन तुगलक का, ये पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का पतन किसके समय हुआ था? तो याद रखना दिल्ली सल्तनत का पतन होता है मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आपने नाम सुना होगा कि हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने विजयनगर की स्थापना कर देते हैं। कब? 1336 में। किसके शासनकाल में? तो याद रखना जो विजयनगर साम्राज्य पहले मोहम्मद बिन तुगलक के पास आता है, इसी के समय हरिहर बुक्का नामक दो भाई विजयनगर को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और उसके बाद अगला जो होता है आपका एक साम्राज्य और होता है, साम्राज्य का नाम याद रखना बहमनी साम्राज्य, जो कि 1347 में आजाद हो जाता है और इसे आजाद कर देते हैं हसन गंगू नामक व्यक्ति। सही है, तो बस यहीं से अपना ये दो क्षेत्र आजाद होगा और यहीं से क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत का पतन धीरे धीरे प्रारंभ हो जाता है। लेकिन हाँ ये याद रखना कि सर्वाधिक प्रांतों का मालिक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। सही है, इसके बारे में याद रखना। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सा शासक मेरठ व टोपरा में स्थित अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? तो दो अशोक स्तंभ थे, एक कहां पर था? मेरठ में, और दूसरा टोपरा में। मेरठ तो सभी को पता है यूपी में स्थित है, अगर पूछा है टोपरा कहां है तो याद रखना ये हरियाणा में स्थित है। तो मेरठ और टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभ को कौन दिल्ली लाया था? तो ये लाया था आपका फिरोज शाह तुगलक द्वारा। सही है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा कहां लाए गए थे? ये आपके दिल्ली लाए गए थे, मेरठ और टोपरा के स्तंभ लेख। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है फिरोज शाह तुगलक द्वारा संचालित ससगनी नामक सिक्के का वजन कितना था? इससे पहले हम ससगनी सिक्के के बारे में बात कर चुके, किसके द्वारा चलाया गया था? फिरोज शाह तुगलक। अगर पूछा जाए इसका वजन कितना था तो याद रखना 6 जीतल के बराबर इसका वजन होता था ससगनी सिक्के का। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक नगरों की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो सर्वाधिक नगरों की स्थापना की गई है फिरोज शाह तुगलक द्वारा। नगरों की संख्या कितनी थी? तो संख्या याद रखना 300 नगर बसाए थे, जिसमें प्रमुख कौन कौन सा है? हिसार, उसके बाद फतेहाबाद, कौन सा? हिसार, फतेहाबाद, उसके बाद फिरोजपुर, उसके बाद फिरोजाबाद, के बाद जो महत्वपूर्ण है जौनपुर। ये प्रमुख नगर बसाए गए हैं फिरोज शाह तुगलक द्वारा, याद रखना।
ठीक है। जौनपुर के बारे में जो याद रखना कि जौनपुर को किस नाम से जानते हैं हम, जौनपुर को कहते हैं पूर्व का सिराज या हिंद ए सिराज। पूर्व का सिराज या हिंदी सिराज किसे बोला गया है, जौनपुर को। और इसके बारे में भी याद रखना कि फिरोज शाह तुगलक ने किस क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था, तो एफएसटी द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा फिरोजाबाद को अपनी राजधानी बनाया गया था। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या है, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवाने कोही नामक नए कृषि विभाग का सृजन किया था, जिसका मुख्य कार्य क्या था। तो पहले तो याद रखना दीवाने कोही क्या है, तो यह कृषि विभाग था जिसका मुख्य कार्य क्या था, तो याद रखना प्रति भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाना दीवाने कोही कृषि विभाग का कार्य था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है सर्वप्रथम ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला शासक। तो ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला शासक कौन है, आपका फिरोज शाह तुगलक है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है जजिया कर के बारे में, जजिया कर सर्वप्रथम किससे वसूला गया था, तो ये यहूदियों से वसूला गया था। उसके बाद भारत में सर्वप्रथम जजिया कर कहाँ लगाया गया था, किस क्षेत्र में, तो सिंध, किसके द्वारा, मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। सही है। उसके बाद नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं कि ब्राह्मणों से जजिया कर किसके द्वारा लिया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। अगर पूछा जाए जजिया कर किसके द्वारा समाप्त कर दिया गया था, तो अकबर द्वारा जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था 1564 में। और उसके बाद अकबर के बाद शासक आता है औरंगजेब, जब शासक बनता है ये आपका 1679 में जजिया कर को पुनः लगा देता है। और उसके बाद अंत में याद रखना 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला हमेशा के लिए जजिया कर को समाप्त कर देता है। सही है। तो जजिया कर के इतिहास के बारे में याद रखना कि सबसे पहले किससे वसूला गया था और किन किन शासकों द्वारा लगाया गया और वसूला गया है। औरंगजेब के बारे में एक और क्वेश्चन आता है जजिया कर से, कि याद रखना कि ऐसा शासक बताओ जिसने जजिया कर लगाया भी है और समाप्त भी किया है, तो ये औरंगजेब ही है। ठीक है, ये याद रखना। कब लगाया गया था, ये जो लिखा हुआ है 1678 लिखा है, ये क्या है, 89 था। सही है, याद रखना 79 सॉरी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने सर्वप्रथम सिंचाई कर लगाया था। तो सिंचाई कर लगाने वाला शासक कौन है, फिरोज शाह तुगलक। और पूछा है सिंचाई कर का नाम क्या है, तो हब ए सर्व। हब ए सर्व एक सिंचाई कर था, किसके द्वारा लगाया गया था, फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाया गया था। इसी के द्वारा 24 कष्टदायी कर समाप्त कर दिए गए थे और जजिया जकात खुम्स खराज लगा दिए गए थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहां से कहां परिवर्तित की थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी परिवर्तन की थी। अगर पूछा जाए राजधानी परिवर्तन कब की थी, तो ये की थी 1327 में। 1327 में मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित कर दी थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है जौनपुर नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई है। जौनपुर नगर की स्थापना की गई थी आपकी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। टोटल कितने नगर बसाए गए थे, 300 नगर बसाए गए थे, किसके द्वारा, फिरोज शाह तुगलक द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट जो आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कितनी मस्जिदें बनाई गई थी इसके द्वारा, तो याद रखना 300 तो नगर थे, 40 मस्जिदें बनाई गई थी फिरोज शाह तुगलक द्वारा। उसके बाद 150 पुल बनाए गए थे इसके द्वारा और 30 याद रखना झीलें थी। ये सब कार्य किसके द्वारा किए गए हैं, फिरोज शाह तुगलक द्वारा किए गए हैं। उससे अन्य जो फिरोज शाह तुगलक के बारे में याद रखना कि खुतबा पढ़वाने वाला, किसके समय खुतबा पढ़ाया गया था, तो याद रखना मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक है। और इसके खुतबे पर किसका नाम नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। तो क्वेश्चन याद रखना फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो खुतबा पढ़वाया गया था, जो छपवाया गया था, उस पर किस शासक का
नाम नहीं था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम नहीं था। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? तो देवगिरी को किस नाम से जाना जाता है वर्तमान में? दौलताबाद के नाम से जाना जाता है। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसी को राजधानी बनाया गया था मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी? तो सर्वाधिक दास रखने के लिए जो एक विभाग चलाया गया था, बंदगान। ठीक है, पूरा नाम क्या है? दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान नामक विभाग किसके द्वारा चलाया गया था? जो दासों की संख्या से संबंधित था। तो याद रखना, ये फिरोज शाह तुगलक द्वारा चलाया गया था। इसका संबंध किससे था? दासों से। इस विभाग का नाम याद रखना, दीवान ए बंदगान। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मनिहारों का राजकुमार किसे बोला जाता है? दिल्ली सल्तनत में किस सुल्तान को मनिहारों का राजकुमार बोला गया है? तो मनिहारों का राजकुमार बोला गया है मोहम्मद बिन तुगलक को। मोहम्मद बिन तुगलक को क्या बोला गया है? मनिहारों का राजकुमार। सही है। इससे अलग अगर पूछा जाए, चालाक शासक। चालाक शासक किसे बोला गया है? ये भी मोहम्मद बिन तुगलक को ही बोला जाता है, लेकिन इसकी सभी चालाकियां क्या हो जाती है? असफल हो जाती है। जैसे कि ये राजधानी परिवर्तन करता है, असफल हो जाती है। सांकेतिक मुद्रा असफल, दो आप में कर वृद्धि करता है, ये भी सब असफल हो जाती है। तो इसके द्वारा बनाई गई सारी योजनाएं असफल हो जाती है, लेकिन फिर भी इसे क्या बोला गया है? चालाक शासक बोला गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है, किस इतिहासकार के अनुसार दौलताबाद मोहम्मद बिन तुगलक की पथभ्रष्ट शक्ति का स्मारक था? अर्थात जो कार्य किया है सब बेस्ट गया है। ये किसके द्वारा बोला गया है कि इन्होंने जो राजधानी परिवर्तित की थी ये सब बेस्ट थी? तो ये बोला गया है लैनपुल द्वारा। सही है। लैनपुल द्वारा बोला गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो भी कार्य किए गए थे सब बेस्ट थे। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान, सबसे योग्य शासक माना था? तो ये याद रखना, ये है आपके ईश्वरी प्रसाद। ईश्वरी प्रसाद वो पहले व्यक्ति थे जो मोहम्मद बिन तुगलक को दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक या सुल्तान मानते हैं। सही है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो दिया गया है। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, हरिहर बुक्का ने किसके शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली? तो विजयनगर साम्राज्य, ठीक है, हरिहर बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली थी। किसके शासनकाल में डाली थी? तो याद रखना, मोहम्मद बिन तुगलक के समय हरिहर बुक्का दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। अगर पूछा जाए ये नींव कब रखी गई थी? तो 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई। अगर पूछा गया विजयनगर में कौन सा वंश बनाया था? तो वंश का नाम याद रखना, संगम वंश। अगर पूछी जाए विजयनगर साम्राज्य या संगम वंश की जो राजधानी थी, इनकी पहली राजधानी क्या थी? हम्पी थी। सही है। किसके द्वारा बनाई गई थी? तो याद रखना, हरिहर बुक्का द्वारा। सही है। विजयनगर साम्राज्य स्वतंत्र हो जाता है और मोहम्मद बिन तुगलक के समय क्या हो जाता है? आपका दिल्ली सल्तनत का पतन प्रारंभ हो जाता है। सही है। तो विजयनगर की जो नींव रखी गई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही रखी गई थी। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट अगला जो पॉइंट दिया गया है, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी। फतवा ए जहांदारी के लेखक कौन है? तो तारीख ए फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी दोनों के लेखक है जियाउद्दीन बरनी। अगर पूछा जाए किसके दरबार में रहते थे? तो फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में रहते थे। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट आगे जो क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से किस शहर को सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है? तो सिराज ए हिंद के नाम से जाना जाता है जौनपुर को। सही है। जौनपुर को क्या बोले जाते हैं? सिराज ए हिंद या हिंद का सिराज किसे बोला जाता है? जौनपुर। और जौनपुर को किसने बसाया था? तो याद रखना, एफएसटी द्वारा जौनपुर बसाया गया था। ये हमारे क्वेश्चन थे जो हमारे दिल्ली सल्तनत के बस तुगलक वंश से संबंधित है। 50 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए, लेकिन कम से कम हमने इसमें 150-200 क्वेश्चन कवर करे हैं। क्लियर है।
अगले वीडियो में मिलेंगे हम आपको सैयद वंश और लोधी वंश के साथ। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।